सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में आर्य जो होती है वो बालकनी से रिद्धि के रूम में एंटर हो गई होती है। उसके बाद से वो रिद्धि को इधर उधर रूम में ढूंढती है, लेकिन रिद्धि उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी बाथरूम का गेट खुलता है तो आर्य बाथरूम की तरफ टर्न होती है तो देखती है कि रिद्धि बाथरूम में बाहर निकली है। रिद्धि को देखते ही आर्य की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बस एकटक रिद्धि को देखे जा रही होती है। उसके बाद से रिद्धि आर्य को नहीं देखती और वो जाकर अपना बाथरूम खोलने लगती है, लेकिन तभी आर्य जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। उसके बाद से आर्य रिद्धि को किस करती है, जिस पर रिद्धि बोलती है कि आर्य तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर आर्य बोलती है क्यों, क्या हो गया। तो रिद्धि बोलती है नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। जिस पर आर्य बोलती है अच्छा ठीक है। तो रिद्धि बोलती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों नहीं चली जाती हो। जिस पर आर्य बोलती है जाऊंगी, लेकिन तुम्हें लेकर जाऊंगी। उसके बाद से वो बालकनी से ही चली जाती है। अब इसके आगे इधर रिद्धि हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल से आती है तब तक शाम हो गई थी। रिद्धि रात के डिनर के बाद आर्य और रिद्धि के पूरा परिवार गार्डन में एक साथ बैठा था। सब लोग साथ में बैठकर रात के ठंडे मौसम में काफ़ी का मज़ा ले रहे थे। क्योंकि रिद्धि के पापा को पता था कि आर्य की फैमिली यही है, और उन्हें ये भी पता था कि दादाजी का ऑपरेशन हुआ है तो सारे लोग यहीं पे रह रहे हैं। काफ़ी देर से रिद्धि की मम्मी रिद्धि पर ही ध्यान दिए हुई थी। रिद्धि काफ़ी परेशान लग रही थी। वो रिद्धि के पास जाती हैं और पूछती हैं क्या हुआ। जिस पर रिद्धि बोलती है कुछ भी तो नहीं। जिस पर ममता जी फिर उससे बोलती हैं बोलो क्या हुआ है। जिस पर रिद्धि उनकी आवाज़ से होश में आती है और देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मा उसके चेहरे को देखकर उसकी परेशानी को भांप ले। ममता जी हल्का सा मुस्कुराते हुए इसका चेहरा अपनी तरफ करके बोलती हैं बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। और माँ अपने बच्चों का चेहरा देखकर ही पता लगा लेती है कि उसके बच्चे परेशान हैं। इसलिए अपनी परेशानी छुपाने के बजाय मुझसे कहोगी तो तुम्हारी माँ को ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिद्धि रिद्धि उनका बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उनके गले लग के रो पड़ती है। वो बोलती है मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। जितना अतीत से निकलने की कोशिश करती हूँ उतना ही खुद को उसमें फंसा हुआ पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। जिस पर ममता जी रिद्धि को खुद से दूर करके उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है रिद्धि बेटा, अब तुम इतनी छोटी नहीं रही हो कि अपनी ज़िंदगी के ये के फैसले ना ले सको। बस तुम्हें कुछ ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करनी है। एक बार शांत मन से सारी बातों को सोचो, फिर कोई फैसला लो। देखो वो फैसला कभी गलत साबित नहीं होगा। रिद्धि बोलती है यही तो प्रॉब्लम है माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या फैसला लूँ। कभी तो लगता है कि अतीत में लिए हुए फैसले गलत साबित हुए हैं, इसलिए अब मुझ में कोई भी फैसला लेने की क्षमता नहीं बची है। और कभी लगता ही नहीं कि जो कुछ भी मैंने किया उसमें कुछ गलत था। तभी सिद्धि उसके पास आती है और कहती है तूने जो भी फैसले लिए थे वो गलत हो या सही, उस बात का ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। आने वाले फ्यूचर को लेकर सही फैसले लिए जाए, इसलिए अतीत को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। रिद्धि सिद्धि को देखते हुए बोलती है मेरे लिए सब इतना आसान नहीं है दी। सिद्धि रिद्धि का हाथ पकड़ के बोलती है जब हम तेरे साथ हैं, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है, तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जो तेरा दिल कह रहा है वो कर, हम सब तेरे फैसले के साथ हैं। और फिर वो ममता जी की तरफ देखते हुए पूछती है क्यों मोम, है ना हम सब रिद्धि के साथ। ममता जी सिद्धि के सवाल पर थोड़ा सा अचकचा जाती है और कहती है हाँ, हम हर फैसले में तेरे साथ है रिद्धि, लेकिन बशर्ते ये फैसला सही होना चाहिए। रिद्धि उनकी तरफ देखकर
हैरानी भरी नज़रों से देखती और फिर ममता जी से बोलती, मुझे पता ममता जी बोलती है, मुझे पता है रिद्धि, इस वक्त तेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे सही और गलत का ज्ञान करवाऊँ। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तू आर्य को माफ़ कर दे और उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि सभी चाहते हैं। रिद्धि अपनी माँ की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और गुस्से से खड़े होते हुए कहती है, माँ, आप जानती हो कि आप क्या कह रही हो? आप चाहती हो कि मैं आर्य को माफ़ कर दूं? आप चाहती हो कि मैं उस रिश्ते को फिर से जोड़ दूं जिसे आर्य ने 6 साल पहले बड़ी बेदर्दी से तो तोड़ा था? आप समझ भी रही हैं आप क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और आर्य ने जो मेरे साथ किया वो सारी चीज़ें भूल जाऊं? जिस पर ममता जी बोलती, मैं मानती हूँ कि आर्य ने जो किया वो बहुत गलत था। शायद अब तेरी जगह मैं भी होती तो मैं भी उसे कभी माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन वो बात 6 साल पहले हुई थी रिद्धि। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तू भी बदल गई है, हालात बदल गए हैं, यहाँ तक कि आर्य भी बदल गई है। तू तो ऑस्ट्रेलिया आ गई थी, तुझे क्या पता तेरे जाने के बाद आर्य पे क्या बीती है। पहले तो वो हमने भी उसे माफ़ नहीं किया था, लेकिन जब हमने उसे दिल से पछताते हुए देखा, उसको पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए देखा, तो हमने भी तो उसे माफ़ कर दिया। तेरे बिना उसका ये 6 साल कैसे निकला ये हमने देखा है। तेरी बन सिद्धि तो उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब इतने से भी अपनी इसने भी अपनी आँख से आर्य को इस हालत में देखा तो इसका दिल भी पिघल गया। जिस पर रिद्धि बोलती है, आप लोग माफ़ कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकती। तो ममता जी बोलती हैं, क्यों क्यों नहीं कर सकती तू उसे माफ़? तू खुद तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया चली आई और सिद्धि और राजेश भी जाकर अब्रॉड में शिफ्ट हो गए। जानती भी है कितने अकेले हो गए थे हम लोग, कोई भी नहीं था हमारे पास। जानती भी है जब भी तेरे डैड और मुझे अपने बच्चों की ज़रूरत होती तब हमेशा ही आर्य ने एक बेटे की तरह हमारा साथ दिया है। उसने कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारी बेटी ना होकर बेटा है। जब भी तेरे डैड की तबीयत खराब हुई तो आर्य ही थी जो दिन रात हमारे साथ थी। उसने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि तू उसके साथ नहीं रहती है। कभी तुझे लेकर कोई जिक्र नहीं किया, कभी तेरे बारे में कोई शिकायत नहीं की। बस एक अच्छे बच्चे की तरह बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के हमारा साथ निभाती रही। और तू कह रही है कि तू उसे माफ़ नहीं कर सकती? जिस पर रिद्धि बोलती है, मॉम, आज आपको क्या हो गया है? आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं? आपको सिर्फ उसका पछतावा नज़र आ रहा है, उसकी की हुई गलतियाँ नहीं? जिस पर ममता जी बोलती हैं, ऐसा नहीं है रिद्धि, हमें उसकी गलती भी नज़र आती है। लेकिन अगर उसने तेरे साथ गलती किया तो तूने भी तो उसके साथ गलत किया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए उसे और हमें अकेला छोड़कर इस तरह से चली आई। क्या ये सही था? जिस पर रिद्धि कहती है, मैंने जो किया वो गलत है तो क्या जो आर्य ने मेरे साथ किया वो सही था? और माँ, जो आर्य मेरे साथ किया बदले में मुझे जो ठीक लगा मैंने उसके साथ किया। अगर वो गलत नहीं तो मैं भी कैसे गलत हो सकती हूँ? जिस पर ममता जी और रिद्धि के बीच की बातें धीरे धीरे बहस का रूप लेने लगी थी। ममता जी बोलती है, बेटा बात ये नहीं है, बात गलत और सही की नहीं है, बात ये टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की है। मैं मानती हूँ कि यार बहुत ज़्यादा गलती की है, लेकिन फिर भी यही चाहूँगी कि तू एक बार फिर से आर्य को समझने की कोशिश कर। रिद्धि ममता जी की बात सुनकर गार्डन में इधर उधर टहलने लगती है। थोड़ी देर में बोलती है, मॉम, ये नहीं हो सकता, मैं आर्य को कभी माफ़ नहीं कर सकती। ममता जी ने रिद्धि के चेहरे को एकटक देख रही थी। वो रिद्धि से कहती हैं, ये तेरा आखिरी फैसला है रिद्धि? रिद्धि भी अकड़ के कहती है, हाँ मॉम, ये मेरा आखिरी फैसला है। इस जन्म में तो मैं कभी भी आर्य को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। जिसे सुनकर ममता जी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, अगर तू आर्य को माफ़ नहीं कर सकती तो किसी और का हाथ थामकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा। ममता जी की बात सुनकर रिद्धि की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो ममता जी अब तक आर्य की पैरवी कर रही थी वो अचानक उसे किसी और का दामन थामने के लिए कह देंगी।
वो हैरानी से उन पर चीखते हुए कहती है, मॉम आप ये क्या कह रही हो? जिस पर ममता जी भी गुस्से से खड़ी होती हैं और उसके सामने जाकर कहती हैं, जो तूने सुना मैंने वही कह रही थी। मैं तुझे इस तरह से अकेले घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। मानती हूँ तूने अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल 6 साल अपने बलबूते पर अकेले बिता दिए और आगे अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकती है। लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते मेरा ये हक है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों की ज़िंदगी को अच्छे से सेटल होते हुए देख सकूं। इसीलिए या तो तू आर्य को अपना ले, नहीं तो किसी और से शादी कर ले। अब फैसला तेरे हाथों में है। जिस पर रिद्धि मुंह फेरते हुए कहती है, मॉम आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। ममता जी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाती हैं और बोलती हैं, क्यों ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ मैं? तेरे साथ तेरी तरह नहीं हूँ मैं। मुझे तुम लोगों की फिक्र है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तूने यहाँ हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है। रिद्धि हताश होकर बोलती है, मॉम आप? ममता जी बोलती है, क्या मॉम मॉम करे जा रही है? 6 सालों से तू अपने मम्मी पापा से दूर रही है तो तेरे दिल पे क्या बीती होगी ये तू नहीं जानती। सोच हम लोगों पे क्या बीती है। ये सुनकर रिद्धि उनको देखने लगती है, जिस पर ममता जी कहती है, अब मुझे देख मत, फैसला तेरे हाथ में, तुझे क्या फैसला करना है। इधर रिद्धि की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। उसके आंसू देखकर ममता जी पिघल रही थी, लेकिन फिर भी अपने मन को कड़ा करके कहती, जानती है ना तू, फैसले आसान नहीं होते हैं और ना ही जल्दीबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन अब तो तू यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन हम तो वहाँ इंडिया में रहते हैं ना। कब तक अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे साथ रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें इंडिया वापस जाना ही होगा ना। तो मैं चाहती हूँ कि तू हमारे इंडिया जाने से पहले अपने लाइफ में सेटल हो जाए। तुझे अच्छे से सेटल किए बिना ना तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और ना ही ज़्यादा दिन रुकने वाली हूँ। अब ये सब तू कैसे करेगी ये मैं तुझ पे छोड़ती हूँ। ममता जी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर गार्डन में मौजूद सब लोग एक एक करके उन तीनों के पास आकर इकट्ठे हो गए थे। लेकिन उन्हें इतने गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे कुछ कह सके। सब लोग बस चुपचाप उन दोनों की बातें सुने जा रहे थे। यहाँ तक कि सिद्धि, जो शुरू से उन दोनों के साथ खड़ी थी, उसने भी उन दोनों के बीच में कुछ कहना सही नहीं समझा। रिद्धि को रोता देखकर सब लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। रिद्धि की आंखों में आंसू देखकर आर्य की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो न तो रिद्धि के पास जा सकती थी और ना ही उसे चुप करा सकती थी। रिद्धि की नज़र एक पल के लिए आर्य से मिली और वो दोनों एकटक एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन अगले ही पल रिद्धि ने उस पर से अपनी नज़रें जल्दी से हटा ली और फिर जल्दी से भागकर अंदर चली गई। उसके जाते ही राकेश जी ममता जी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रख के आंखों ही आंखों में इशारा करके शांत रहने के लिए किया। वहीं आर्य भी ममता जी के पास आई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बेंच पे बैठा दिया और खुद घुटनों के बल बैठ उनके पास बैठ गई। माँ का प्यार क्या होता है मैं नहीं जानती मॉम, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो दिया था। लेकिन जब आपका प्यार मुझे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ का प्यार ऐसा ही होता है। मैं जानती हूँ कि आपको रिद्धि की बहुत ज़्यादा चिंता है और आप चाहती हैं कि हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, और कहीं ना कहीं हम सब भी यही चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि आप इस बात को लेकर रिद्धि पर कोई दबाव न डालें। मैं चाहती हूँ कि इस बार वो जो भी फैसला ले अपने मन से ले और अपनी खुशी से ले। हमारे रिश्ते को लेकर वो जो भी फैसला लेगी मैं उसे खुशी खुशी मान लूँगी। और आप मेरा यकीन मानिए, मुझे रिद्धि से कोई शिकायत नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। बल्कि सच में इन सब का कसूरवार अगर कोई है तो वो मैं हूँ। मैंने ही रिद्धि पे शक किया, मैंने ही उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, तो सजा की हकदार भी तो मैं ही हुई ना। जिस पर ममता जी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, लेकिन आर्य वो चाहे कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन उसकी अकल तो उसे कभी नहीं आएगी। माँ हूँ मैं उसकी, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। गुस्से में आकर हमेशा गलत फैसले लेती है वो।
उसे गलत फैसला लेते हुए नहीं देख सकती हूँ। उस वक्त भी अगर उसने वो गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज हालात इतने नहीं बिगड़ते। वो हमारे पास आती, हमें सब कुछ बताती। हो सकता था हम वक्त रहते कुछ सुधार कर सकते थे। गलतियाँ सबसे होती है यार, लेकिन गलतियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें सुलझाया जाता है। तुमने उस पर यकीन नहीं किया, इस बात का दुख मुझे भी है। लेकिन उन दोनों की गलती की सजा तुम तुम दोनों की गलती की सजा पूरे परिवार को मिल रही है। और वो अपने गुस्से में आकर एक बार फिर से गलती दोहराना चाहती है, जो आपकी बार मैं नहीं होने दूंगी। इन सारी बातों के होने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने अपने कमरों में थे। नींद तो किसी की भी आंखों में नहीं थी, सब अपनी तरफ से सोच में डूबे हुए थे। खासकर न तो आर्य की, ना तो रिद्धि की और ना ही ममता जी की। उन तीनों के दिलो दिमाग में इस वक्त गहरा मंथन चल रहा था। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। जहाँ रिद्धि को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या फैसला ले, वहीं ममता जी इस बात से परेशान थी कि रिद्धि अब न जाने क्या फैसला लेने वाली है। और आर्य इस बात से परेशान थी कि उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो रिद्धि और ममता जी के बीच में दरारें ला रही हैं। पहले भी उसकी वजह से इतने सालों तक रिद्धि अपनी माँ से दूर रही, और अब कहीं उसकी वजह से दोबारा फिर से रिश्ते खराब न हो जाए। सवाल तो उन तीनों के पास ही ढेर सारे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। खैर, हर रात की सुबह होती है, तो इस रात की भी सुबह होनी ही थी। रिद्धि अपने रूम में तैयार होकर सीधे हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर निकलती है, और जाते हुए उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर देखती है तो वहाँ सब मौजूद थे। वो सबको एक नज़र देखकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी राकेश जी उसे जाता हुआ देखकर आवाज़ लगाते हैं, अरे रिद्धि बेटा, कहाँ चली? नाश्ता तो करके जा। रिद्धि बोलती है, दरअसल डैड, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं नाश्ता हॉस्पिटल में कर लूँगी। ये कहकर वो जाने लगती है कि तभी उसके कानों में ममता जी की आवाज़ पड़ती है। वो बड़बड़ाते हुए राकेश जी से कुछ कह रही थी। हाँ, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी हो गई है ये, सब बुरा भला अच्छे से समझ सकती है। क्यों आप बार बार इसे टोकते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कुछ। उनकी बड़बड़ाहट सुनकर वो सबकी तरफ आने लगी तो ममता जी ने एक नज़र उसे देखा और फिर जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। उसने देखकर रिद्धि समझ गई कि वो अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। रिद्धि ममता जी के पास आई और पीछे से उनके गले में बाहें डालकर उनके गाल से अपना गाल लगाकर बोली, मॉम, आप हमेशा से यही है ना? आपको अगर अपनी कोई बात मनवानी होती तो आप इसी तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हो। जिस पर ममता जी स्माइल करते हुए बोलती, तू इतनी अच्छी तरह से जानती है मुझे, फिर भी ऐसी हरकतें करती है कि मुझे न चाहते हुए भी तुझसे नाराज़ होना पड़ता है। रिद्धि उनके बराबर की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, मॉम, आप चाहे कितनी बार भी नाराज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आपके दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेने वाली हूँ। ममता जी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि रिद्धि ने उनकी बात मान ली, और उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, रिद्धि, तुझे हमेशा ये क्यों लगता है कि हम तेरे दुश्मन हैं और तुझे हमेशा गलत फैसला लेने के लिए कहते हैं? जिस पर रिद्धि एक टोस्ट उठाते हुए बोलती है, देखिए मोम, मैं सुबह सुबह आपसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आप भी आराम से नाश्ता कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। ममता जी कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन माहौल को बिगड़ता देखकर राकेश जी उन दोनों के बीच में बोल पड़ते हैं, क्या कर रहे हो तुम दोनों? सुबह सुबह घर को जंग का मैदान बना दिया तुम दोनों ने। वो तो शुक्र है कि अभी कोई है नहीं, नहीं तो तुम दोनों की हरकतें देखकर तो पता नहीं क्या होता। उनकी बात सुनकर दोनों शांत हो जाती हैं। तो वो रिद्धि को देखते हुए कहते हैं, रिद्धि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा गलत नहीं चाहती है। हो सकता है कि उसके कहने का तरीका गलत हो, लेकिन वो कभी भी तुम्हारा गलत नहीं सोच सकती। और फिर ममता जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, और ममता जी, आपसे सिर्फ एक ही विनती है मेरी कि आप खुद की सोच को रिद्धि पर न थोपें। हमारी बेटी इतने सालों बाद हमसे वापस मिली है, अब मैं नहीं चाहती कि वो किसी वजह से हम लोगों से दूर जाए। सो फ्रेंड्स,
आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय।